हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनु एंड हम यहाँ पे हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 की रिवीजन सीरीज में। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो कि एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स के लिए है, थोड़ी बात उस पर करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और जैसा कि आप एसबीआई की वेबसाइट पे नोटिस देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम है उसकी आगे की डेट अभी आई नहीं है। अगर आप करियर पेज पे जाएं और वहाँ पे जो ओपनिंग्स है वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एग्ज़ाम डेफर किया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। और आप कहाँ से चेक कर सकते हैं चीज़, तो आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था उसी के नीचे नए लिंक्स आए हैं। फर्स्ट लिंक इज प्री एग्जाम ट्रेनिंग मटेरियल, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर प्री एग्जाम ट्रेनिंग मटेरियल पे, तो एक और पेज ओपन होगा जिसपे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है वेरिफिकेशन के लिए। सबमिट क्लिक करके आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके नीचे जो लिंक अवेलेबल है दैट इज नोटिस ऑफ डेफरमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या है। इस नोटिस में एसबीआई ने मेंशन किया है कि इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जून 2021 हैज बीन डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। आप एग्रीड कि आपको अभी एग्जाम डेट नहीं पता है, आप डिलेमा में होंगे थोड़े कि अब एग्जाम कब होगा, बट अगर आप इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली जून में नहीं होगा, अब जुलाई में होगा। अगर देखा जाए सिचुएशन को, जब तक थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती, तो आपको उतना टाइम और मिल गया है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन और सॉलिड कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि एसबीआई की तरफ से रिलीज हुआ है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम अपनी पुराने वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हुए, हमने लास्ट टाइम ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 किया था, तो इस पर्टिकुलर क्लास में भी हम ब्लड रिलेशन करेंगे पार्ट 2। हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। कैसे करना है, क्या नोटेशंस होते हैं, सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो हम फटाफट जैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूंगी। और लास्ट का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी एन असाइनमेंट फॉर यू गाइज, जैसा कि हमने अपने पजल वाले वीडियोस में किया था, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइज अब जबकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, आपको प्रैक्टिस के लिए और टाइम मिला है, तो मैं आपको एक बार गौरव अड्डा पे दोबारा बता दूं कि क्या क्या टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, बिकॉज आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी उससे। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एग्जाम सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे गौरव अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम दिखेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। एक प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एक आपकी फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि टॉपिक बेस्ड होगी, मतलब वो फुल लेंथ पेपर्स नहीं होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। अभी इसमें 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि हमारे पजल सेट जो हमने डिस्कस किए थे यूट्यूब वीडियो में, वो वाले हैं। 2 सेट और आ जाएंगे इसमें जो कि हमारे ब्लड रिलेशन वाले होंगे, एक लास्ट वीडियो वाला और एक आज के वीडियो वाला। इसके अलावा जो एसबीआई क्लर्क की लेटेस्ट पैटर्न की 2021 टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। इसमें अभी तक जो थे वो 6 टेस्ट अवेलेबल थे, बट क्योंकि अब एग्जाम डेफर हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, तो इसमें हम टोटल आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। कॉस्ट चेंज नहीं होगी, टेस्ट सीरीज की कॉस्ट सेम रहेगी। अभी तक इसमें एज पर शेड्यूल 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिना टेस्ट सीरीज परचेज करे उसे अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। एक पेड टेस्ट है, जो सेकंड टेस्ट से आपके पेड टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। आप चाहे तो पूरी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, आप चाहे तो इंडिविजुअल टेस्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ गौरव अड्डा कैन बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज की क्लास 5, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस पार्ट 2। बिना देर किए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। अगर बेसिक डायग्राम में फिट होती हैं कंडीशंस तो बेसिक डायग्राम में फिट करिए, नहीं होती तो साइड में नोट कर लीजिए टाइम बीइंग के लिए। तो सबसे पहले बोला है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये ए है और ये सिस्टर है बी की। बी इज मैरिड टू सी, सी इज द सन ऑफ डी, तो सी सन हो गया तो बी वाइफ हो गई, फीमेल हो गई। ए इज द मदर ऑफ ई, तो A इज द मदर ऑफ E। F इज द फादर ऑफ G। अब F अभी आपको नहीं पता तो हम साइड में नोट कर लेंगे, F इज द फादर ऑफ G। F हैज ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर, तो मतलब हमारे पास G का एक कोई सिबलिंग होगा, मेल फीमेल हमें बाद में पता चलेगा। G इज द डॉटर ऑफ A, तो हमारे पास E ऑलरेडी एक है, G हमें पता नहीं था अभी तक, तो हम यहाँ पे बिठा देते हैं G इज द डॉटर ऑफ A। और जैसा कि हमें कंडीशन से पता चला था कि F का एक डॉटर एक सन है,
तो ई डॉटर हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली एफ जो है वो ए का हस्बैंड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपने डायग्राम में सेट कर दिया, इसे हम कट कर दे रहे हैं। देन एच इज द सन ऑफ बी, तो बी हमारे पास बी और सी हस्बैंड वाइफ है और एच इज द सन ऑफ बी। तो ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जल्दी से बन गया, एग्जाम में भी इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। अब एच और डी अगर आप देखें तो ये ग्रैंड चाइल्ड वाला रिलेशन हो गया और एच मेल है, तो मतलब इसका ग्रैंड सन हो गया। ग्रैंड सन हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी हमारे पास सेकेंड जनरेशन है, ए भी सेकेंड जनरेशन है और ये सिबलिंग का स्पाउस है, ठीक है। तो सी मेल है, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास ब्रदर इन लॉ है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। ई और बी जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग जनरेशन है और ई जो है वो नेफ्यू है बी का यहाँ पे, ठीक है। तो क्या नेफ्यू हमारे पास है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो देखिए एक बार आप रिलेशंस का पजल पूरा सॉल्व कर ले तो उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही स्पीड का और इजी काम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम इज डॉटर ऑफ एन, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं इसको यहाँ पे कंडीशन को। एम बोला है डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ एल, तो एम की ही बात हो रही है यहाँ पे, सिस्टर ऑफ एल। के इज डॉटर ऑफ एल, के इज डॉटर ऑफ एल एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, तो मतलब ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, ठीक है। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, तो ये एल ब्रदर हो गया ऑटोमेटिकली। एल इज ओनली सिबलिंग ऑफ एम, एल के अलावा और कोई सिबलिंग नहीं है, तो एफ ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ हो गई, यहाँ से कंफर्म हो गया हमको। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बस जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा यहाँ पे नोट डाउन करते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, हाउ इज के रिलेटेड टू एन। तो के और एन अगेन ये ग्रैंड चाइल्ड वाला और ग्रैंड पेरेंट वाला रिलेशन हो गया और के क्योंकि फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। तो ग्रैंड डॉटर हमारे पास ऑप्शन बी है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, जिस पर्टिकुलर इंसान का रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है उसका जेंडर आपको पता है कि नहीं, आपको इस पे ध्यान देना है। किससे कितनी जनरेशन का गैप है उसके और दूसरे इंसान के बीच में, वो ध्यान देना है और बस आंसर कर देना है, ठीक है। अब के का यहाँ पे एन का हमको जेंडर नहीं पता, बट हमें उससे मतलब नहीं क्योंकि के का रिलेशन एन के साथ पूछा। अगर एन का रिलेशन के साथ पूछते और वहां पे ऑप्शन होता ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कांट बी डिटर्मिन, नन ऑफ दीज, तो आप उसमें कांट बी डिटर्मिन लगाते क्योंकि एन और जी दोनों का ही जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी। तो एफ और जी, अगेन एफ का हमें जेंडर पता है कि ये फीमेल है और ये स्पाउस है एल की, जो कि एल जो है वो सन है जी का, तो ये डॉटर इन लॉ हो गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हो गए क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी है देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है P इज द ब्रदर ऑफ T। ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। P जो है वो ब्रदर है तो मेल हो गया, एंड ऑफ T, ठीक है। Q इज द डॉटर ऑफ T, ठीक है, Q को बना देते हैं, ये है फीमेल। R इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, मदर इन लॉ मतलब Q का स्पाउस होगा और उसकी मदर है R, तो ये मदर इन लॉ ऑफ Q हो गई और फीमेल हमने मार्क कर दिया। R इज मैरिड टू S, ठीक है, हमें फादर इन लॉ भी पता चल गया यहाँ पे Q के। U इज द ओनली सन ऑफ S, तो मतलब कि Q का जो हस्बैंड है वो U है, ऑटोमेटिकली फिट हो गया। R हैज ओनली वन चाइल्ड, R का इकलौता बेटा है जो कि U है, हमने पहले ही मार्क कर दिया। तो बस इतना ही था क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायग्राम बन गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे जो है वो है हाउ T इज रिलेटेड टू U। तो T और U अगर आप देखें तो T का यहाँ पे आपको जेंडर नहीं पता है। अगर जेंडर नहीं पता है तो मतलब या तो नन ऑफ दीज आंसर होगा या कांट बी डिटर्मिन्ड होगा, क्योंकि आप स्पेसिफिकली बिल्कुल श्योर नहीं बता सकते। तो ऑप्शन है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, कांट बी डिटर्मिन्ड, आंट। तो यहाँ पे पक्का है कि आंसर डी है, कांट बी डिटर्मिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ Q इज रिलेटेड टू P। तो यहाँ पे Q और P के अगर बीच में आप रिलेशन देखें तो Q जो है वो नीस है P की, तो नीस इज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए एक्चुअल एग्जाम में भी ये SBI क्लर्क लेवल का एग्जाम है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस हार्डली कुछ सेकंड्स में सॉल्व होने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे ब्लड रिलेशन के जहाँ पे 15 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, और अगर अभी आपको लगता है 15-20 सेकंड से ज्यादा का टाइम, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़े दिन की प्रैक्टिस, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एंड आप आराम से 15 से 20 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस इन विच 2 आर मैरिड कपल्स। ये जो कंडीशंस दी हैं ये नोट नहीं करने की, बट हमें ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आएंगी लोगों को डायग्राम में सेट करने में, ठीक है। टी इज ग्रैंडफादर ऑफ वी, तो हमें 3 जनरेशन तो मिल गई एक तरह से क्योंकि हमें 3 जनरेशन चाहिए थी। तो टी जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, वी का। तो एक उसका कोई चाइल्ड होगा मेल फीमेल और उसका भी जो चाइल्ड होगा दैट इज वी। अभी वी का हमें जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो ठीक है इसको फिलहाल के लिए नोट कर लेते हैं। तो ये बी है हमारे पास, डॉटर इन लॉ बोला है मतलब बी का जो चाइल्ड होगा जो सन होगा उसकी वाइफ है एफ। देन जी इज द डॉटर ऑफ ए हु इज मैरिड टू ईज फादर, ठीक है इसे एज इट इज ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। जी इज द डॉटर ऑफ ए हु इज मैरिड मतलब कि ए इज मैरिड टू ईज फादर, तो ए फीमेल हो जाएगी, यहाँ पे जी की एक सिबलिंग आ जाएगी और यहाँ पे इसका फादर आ जाएगा, ई का फादर, ठीक है। पी इज चाइल्ड ऑफ ई, ठीक है तो यहाँ पे हम बना देते हैं पी इज चाइल्ड ऑफ ई हु इज सिबलिंग ऑफ जी। तो ये ऑलरेडी हमारी पहली कंडीशन से आ गया था कि ई और जी आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, वी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एफ, ठीक है तो इसे भी हम अभी नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास एफ है, एफ की ओनली डॉटर है वी। अब आपको क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन थी उसको ध्यान में रखते हुए सारे कैरेक्टर्स को अपने डायग्राम में फिट करना है। तो हमारे पास 3 जनरेशन थी वो तो हमें समझ में आ रही है। अब आपके पास 2 मैरिड कपल है, तो अगर आप अपनी कंडीशंस में देखें तो एक मैरिड कपल है ए और उसका पार्टनर, एक है एफ और उसका पार्टनर, ठीक है। और ए और टी एक साथ नहीं है, मतलब कि एफ हमारे पास अगर यहाँ पे है तो एफ का जो भी स्पाउस है वो हमारा ए और बी का चाइल्ड होगा, और ऑलरेडी डायग्राम में मेरे पास बी का चाइल्ड है। तो अगर ए टी के साथ नहीं है मतलब ए बी के साथ है थर्ड जनरेशन में, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं बी प्लस ए फीमेल है बी मेल है, बी के नीचे हमारे पास आ जाएगा जी क्योंकि फीमेल है तो मतलब कि ई जो है वो मेल है और वो एफ का स्पाउस है। देन जी जो है वो फीमेल है, ई की सिबलिंग, ई का चाइल्ड है पी एज पर कंडीशन मतलब कि वो वी का सिबलिंग हो गया। और क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन थी कि V इज ओनली डॉटर ऑफ F, तो P ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका ब्रदर हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा चार्ट कंप्लीट फैमिली का, और सिंपल था, बस कंडीशंस बेस्ड डायग्राम में स्टार्टिंग से नहीं फिट हो रही थी, बट लास्ट में जब एक बार सारी स्टेटमेंट पे बेस्ड आपने अपने अलग से कंडीशंस नोट करी थी तो वो पूरा एक बेस्ड डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया इजीली। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ। तो टी का हमको जेंडर पता है और हमको डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे डायग्राम में, तो टी हो गया सीधे सीधे फादर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन 9, 4 of the following 5 belong to a group in a certain way, find which one does not belong to that group, ठीक है। टी मेल है थर्ड जनरेशन में, ई मेल है, तो मतलब अब हमको मोस्ट प्रॉब्ली जेंडर रिलेटेड होगा आगे, जनरेशन से हमें कोई मतलब नहीं होगा। पी अगेन मेल है, अब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मेल्स की बात हो रही है, तो जो फीमेल आएगा दैट वुड बी दी ऑड वन आउट। Then V is female and D is male, so V is the right answer, मतलब option D is the right answer. Next question, question 10, how is V related to G। तो V और G आप देखिए तो अलग अलग जनरेशन में है, एंड यहाँ पे V जो है वो नीस होगा as per the given diagram, तो ऑप्शन B is नीस, तो ऑप्शन B is the right answer। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही इजी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो ये हमारे वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, इनको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगेन सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप डायग्राम बनाते जाइए। कई बार हो सकता है आपको पेपर पेन की जरूरत भी ना पड़े, आपसे स्टेटमेंट पढ़े और आंसर भी वहीं पे हो, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ बॉय सेड टू अ गर्ल, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, मतलब सबसे पहले गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हो गई गर्ल, ऑब्वियस है गर्ल की बात है तो यहाँ पे जेंडर हमें पता है कि फीमेल है। अब योर मदर्स हस्बैंड, तो मदर हो गई गर्ल की, कोई भी हो हमें उससे मतलब नहीं, जेंडर हमने मार्क कर लिया, ठीक है। मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर, देखिए एग्जैक्टली बस ऐसे डायग्राम बनाते जाना, जेंडर मार्क करते जाना, कौन है क्या है हमें उससे मतलब नहीं। इज माई आंट, ये लड़के की आंट है, तो बहुत सिंपल है कि लड़का जो है वो इस पर्टिकुलर गर्ल का ब्रदर है, वो अपनी बात कर रहा है यहाँ पे। सो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, तो क्या हो गई गर्ल उसकी बहन हो गई। क्या ऑप्शन में हमारे पास, हाँ ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिस्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास एक वन लाइन वाला क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। स्नेहा इंट्रोड्यूस क्षितिज एज द सन, तो क्षितिज की बात हो रही है, क्षितिज को इंट्रोड्यूस किया गया, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिखेंगे के,
एज द सन, ये सन है किसी का तो मेल हो गया, ऑफ द डॉटर, ऑफ द डॉटर मतलब इसकी मदर की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ द फादर एक और जनरेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द फादर, ऑफ हर अंकल मतलब स्नेहा अपनी बात कर रही है यहाँ पे, तो स्नेहा के अंकल, तो स्नेहा के अंकल मतलब यहाँ पे हम बना देंगे स्नेहा के अंकल के फादर थे वो, ठीक है। हाउ इज क्षितिज रिलेटेड टू स्नेहा, तो बेसिकली क्षितिज जो है यहाँ पे स्नेहा की सिस्टर है। अगर आप डायग्राम देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा स्टेटमेंट पढ़िए, डायग्राम को उसके साथ कोरिलेट करिए और खुद से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आंसर यहाँ पे क्षितिज जो है वो ब्रदर हो गया, तो ऑप्शन सी आपको ब्रदर दे रहा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन अगेन एक वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पॉइंटिंग टू अ लेडी निया सेड, तो सबसे पहले हम लेडी बना लेते हैं क्योंकि लेडी से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, लेडी है, फीमेल हो गई, हमने मार्क कर लिया। निया सेड शी इज द डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ मतलब इस पर्टिकुलर लेडी का एक हस्बैंड और तभी ये डॉटर इन लॉ होगी। ऑफ द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब यहाँ पे फीमेल है एक और। ऑफ माई फादर्स, माई फादर्स मतलब ये निया अपनी बात करिए, निया के फादर के ओनली सन, तो मतलब कि ये निया हो गई और निया के फादर के ओनली सन, तो यहाँ पे निया के भाई की बात हो रही है, तो ये निया का भाई हो गया। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू निया, तो ये लेडी क्या हो गई इस पर्टिकुलर डायग्राम से, ये सीधे सीधे निया की मदर हो गई, सो मदर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए अगर आपने अभी तक ये वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ये टाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट अगेन जैसा जैसा स्टेटमेंट में लिखा है आप ड्रॉ करते जाइए, तो जब तक आप पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट डायग्राम होगा और सोल्यूशन भी डायग्राम में सामने से विजिबल होगा। तो बहुत ईजी होते हैं, सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी अगर अभी तक नहीं करी है आपने तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन 14। अब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस टाइप के आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक होते हैं पजल बेस्ड जो अभी तक हम कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम पजल बेस्ड आएंगे, स्पेशली क्लर्क प्रीलिम्स में। तो ये है कोडेड वाला जो हमने बात करी थी उस वीडियो में कि कुछ कोड बेस्ड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे हमें बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर कोड है, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और इस तरह से। इनके एटलीस्ट क्लर्क प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत कम है, ये मेनली मेंस में आएगा या फिर पीओ लेवल पे आ सकता है, बट क्या पता किसी शिफ्ट में कोई एक क्वेश्चन आ जाए इसका, तो इसीलिए हम एक इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है, आपको ऊपर इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है पूरा वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है कि स्टार का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब क्या है, नहीं। आप एग्जैक्टली जो ऑप्शंस दिए हैं आप उन पे जाइए और बस ऊपर से जहां पे जो दिया जैसे V%W तो बस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। जहां पे आपको लगेगा कि आपका स्टेटमेंट जो फाइनल आपको आंसर चाहिए उसको वायलेट कर रहा है वहां पे उस ऑप्शन को छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस दिए हैं और लास्ट में आपको बताना है कि जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बताता है T इज फादर इन लॉ ऑफ V। फादर इन लॉ ऑफ V मतलब V का जो भी स्पाउस होगा, अभी हमें जेंडर नहीं पता उससे मतलब भी नहीं, V का जो स्पाउस होगा उसके फादर T है, तो ये रिलेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है V%W। अब पर्सन का मतलब वाइफ है, अगर आप देखें तो सीधे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए, V इज वाइफ ऑफ W, पूरे जेंडर्स भी वहां पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। W स्टार Q, तो स्टार का मतलब दिया है ब्रदर, तो W जो है वो Q का ब्रदर है। नेक्स्ट आपको दिया Q एंड R, तो एंड आपको दिया गया है, एंड का मतलब है फादर, तो Q जो है वो R का फादर है। $T, अब डॉलर का मतलब है डॉटर, तो R जो है वो T की डॉटर है, बट इससे आपका कहीं भी प्रूव नहीं हो रहा कि T जो है वो V का फादर इन लॉ है, ये तो वायलेट हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर नहीं है। देखते हैं ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी अगर आप देखें तो आपके जो सिंबल्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टू ऑप्शन ए, तो इसलिए पूरा डायग्राम दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उनको रिप्लेस करते जाएंगे हम। तो फर्स्ट है V%Q, ऊपर W था तो W को Q से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर आपने सही रिप्रेजेंटेशन नोट किया था फर्स्ट डायग्राम में ऑफ सिंबल्स, तो मतलब आपका सिंबल्स आपको रिप्लेस करने की दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट्स रिप्लेस करने की जरूरत है। देन पर्सन, स्टार के बाद था आपके पास W, तो Q रिप्लेस हो जाएगा W से, एंड के बाद था R, तो दैट रिमेन सेम और रिलेशन आगे पूरा सेम हो गया। तो अगेन इससे हमको नहीं मिला कि T इज फादर इन लॉ ऑफ V, तो ये गलत है। आते हैं ऑप्शन सी पे, अगेन V%Q तक सेम है एज ऑप्शन 2, तो कुछ नहीं करना है।
नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें डब्ल्यू की जगह हमको लिख देना है आर, ठीक है। उसके बाद है आर डॉलर डब्ल्यू। तो डॉलर का हमारे पास मतलब था कि आर इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू। तो अब इस पर्टिकुलर चीज को हम हटा देते हैं और आर के ऊपर हम ले जाएंगे डब्ल्यू और आर का साइन हो गया माइनस। पहले वाली कंडीशन तक वो मेल था, अब फीमेल। अब बोला है नेक्स्ट डब्ल्यू एंड टी। तो एंड का मतलब हमको दिया है कि डब्ल्यू इज फादर ऑफ टी। तो अगेन इस पर्टिकुलर रिलेशन से आपको नहीं प्रूव होता कि टी जो है वो फादर इन लॉ ऑफ वी है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब है Q%V। तो यहाँ पे आपके चेंज हो जा रहा है Q और V, ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए। देन स्टार आर, तो ये रिलेशन सेम रह रहा है, स्टार आर आगे कंटिन्यू रह रहा है। देन डॉलर टी, मतलब कि यहाँ पे ऊपर टी आ गया और उसके बाद एंड डब्ल्यू। तो एंड का मतलब था कि टी इज फादर ऑफ डब्ल्यू हो गया, तो टी आ गया प्लस फादर ऑफ डब्ल्यू। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन से तो आपका प्रूव हो रहा है कि टी जो है वो वी का फादर है, जबकि हमको प्रूव करना था वी का फादर इन लॉ है। तो अब अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ई। कायदे से अगर आप नहीं भी सॉल्व करें तो एग्जाम में वही सही होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज या कांट बी डिटर्मिन्ड ऑप्शन ही नहीं है। बट स्टिल एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपका जो रिलेशन यहाँ पे होना है, स्टार्टिंग का अगर आप देखिए Q%V की जगह V%Q है। तो अगेन आपका जो फर्स्ट वाला था ये V और Q, ये वाला कंडीशन हो गया कि V फीमेल है, Q मेल है, और Q से आगे हम सिबलिंग्स डिफाइन कर रहे हैं। सो Q स्टार R ये सेम चल रहा है, R डॉलर T अगेन ये सेम है, एंड T एंड W तो ये भी सेम है। और यहां से आपका प्रूफ हो जा रहा है कि T जो है वो फादर इन लॉ ऑफ V है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो कोड वाले जो हैं क्वेश्चंस, कोड बेस्ड ब्लड रिलेशंस, वो आपके इस तरह से सॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए थे। कई बार आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है जो कोडेड होती है और उस पे बेस्ड आपको बताना होता है। जैसे यहाँ पे हो जाता है, मान लो आपको ई जो ऑप्शन है वो दे दिया जाता है ऊपर, और उसके बाद नीचे आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है कि टी इज फादर इन लॉ ऑफ वी, एक होता कि टी इज फादर ऑफ वी, एक होता टी इज ब्रदर ऑफ वी, इस तरह से। और उसमें से आपको बताना होता कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से सही ऑप्शन कौन सा है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है और इसी तरह से सॉल्व करना है। आपको कोड्स को अलग से नोट नहीं करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question says A, B, C, D, E, F, G and H are 8 members in a family of 3 generation in which 3 are married couples. इस पर्टिकुलर लाइन को हमें ध्यान रखना है आगे अपनी कंडीशंस को पूरा डायग्राम में सेट करने के लिए। अब बोला H is sister in law of D who is father of F. So D is father of F और H जो है वो सिस्टर इन लॉ है D की। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो इसको अभी हम नोट करके रख लेते हैं कि H इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। 2 पॉसिबिलिटी कैसे है, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उनको मैं बता देती हूँ। या तो ये डी की वाइफ की बहन होगी या फिर डी का कोई भी सिबलिंग होगा उसकी वाइफ होगी, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, इसलिए हम अभी साइड में नोट कर रहे हैं। एंड बहुत ज़रूरी है आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, किस तरह से एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना, आपको क्या डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन लेस टाइम विद कंप्लीट एक्यूरेसी। तो उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ C, ठीक है, इसे भी अभी नोट कर लेते हैं। तो G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ C, तो C के बाद एक जनरेशन आएगी, उसके बाद आएगी G हु इज मदर ऑफ B, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि B इस पर्टिकुलर पोजिशन पे ही आएगा या फिर कोई और एक और सिबलिंग होगा, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं कि C जो है वो मदर है B की, यहाँ पे भी C को आप माइनस मार्क कर सकते हैं। A इज फादर इन लॉ ऑफ E, ठीक है, तो A इज फादर इन लॉ, मतलब कि A है हमारे पास यहाँ पे, ये प्लस हो गया, इसका एक चाइल्ड हो गया और फादर इन लॉ ऑफ E हो गया। B डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, B का कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब अब आप बता सकते हैं कि B इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो आएगा उसका चाइल्ड है G उसकी डॉटर है। तो मतलब B जो हो गया वो इस पर्टिकुलर इंसान का सिबलिंग हो गया, ठीक है। देन F इज सन ऑफ E, तो F जो है ये E का सन है, तो यहाँ पे हम D का स्पाउस बना सकते हैं। अब ये हो गया E, ये हो गया माइनस साइन के साथ। आपको 3 पेयर्स होने चाहिए थे, 3 कपल्स होने चाहिए थे, जिसमें से कि एक कपल आपको मिल गया D और E। नेक्स्ट B इज पेटर्नल अंकल ऑफ F, पेटर्नल अंकल मतलब B जो है वो D का भाई हो गया, क्योंकि D इज फादर। तो पेटर्नल अंकल मतलब आपको B का भी यहाँ पे जेंडर पता चल गया है।
अब हम सारी कंडीशंस पढ़ चुके हैं क्वेश्चन की, तो अब हमें बस जितना भी हमने साइड में नोट किया था उन सबको अपने बेस डायग्राम में ऐड करते जाना है और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सी जो है वो थर्ड जनरेशन है और बी से ऊपर है, डी से ऊपर है, पेरेंट है, मदर है, तो ये इनकी मदर हो गई सी। अब इसके बाद यहाँ पे ये डी था, तो अगर आप डायग्राम देखें तो जी जो है वो ऑटोमेटिकली एफ की जो है वो सिबलिंग हो जाती है, क्योंकि बी के कोई चाइल्ड नहीं है, हम पहले ही देख चुके हैं। अगेन अब आपके पास 3 कपल्स होने चाहिए थे। एच जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ डी है, तो मतलब वो बी की वाइफ हो गई। ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ सो दैट ईजी हो जाए आप लोगों को समझना। लेट्स रब दिस। ये कंडीशन हम ऑलरेडी अपने डायग्राम में मार्क कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ से रब कर दे रही हूँ। तो अब हमारे पास एच भी सेट हो गए है, एच जो है वो बी की वाइफ हो गई। अब हमें सेट करना है ए, हमें थर्ड मैरिड कपल चाहिए, तो ए जो है वो हस्बैंड हो गया सी का। तो अब देख लीजिए आपके पास 8 फैमिली मेंबर्स सेट हो चुके हैं। सेकंड जनरेशन में 4 लोग हैं, 2 लोग थर्ड जनरेशन में, 2 लोग फर्स्ट जनरेशन में। तो दिस कंप्लीट्स द डायग्राम, दिस कंप्लीट्स द होल क्वेश्चन। जितनी कंडीशंस हमने साइड में नोट करी थी वो सब हम अपने डायग्राम में फिट कर चुके हैं। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, दैट सेज इफ के इज मैरिड टू एफ। तो ये एक नया हमने यहाँ पे जो फैमिली मेंबर है वो इंट्रोड्यूस किया है, के इज मैरिड टू एफ। तो के बाद हम यहाँ पे एफ लिख लेते हैं और के फीमेल हो जाएगा क्योंकि एफ ऑलरेडी मेल है हमारे पास। देन हाउ इज के रिलेटेड टू ई। तो ई इसके जस्ट टॉप वाली जनरेशन में है एंड ई जो है वो मदर ऑफ एफ है, तो यहाँ पे के जो हो जाएगी वो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ऑप्शन ए इज डॉटर इन लॉ विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो ए और एफ अगर आप देखें तो ये ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट वाली जनरेशन हो गई है और ए हमारे पास मेल है, तो ये ग्रैंड फादर हो जाएगा। ऑप्शन ए अगेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो ठीक है, काउंट कर लेते हैं। फीमेल मेंबर 1 2 3 4, तो देर आर 4 फीमेल मेंबर्स। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे के को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, बट के वाज नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चन और के फीमेल भी है, तो कई बच्चे हो सकता है यहाँ पे 5 काउंट कर दें और आंसर में ऑप्शन सी मार्क कराएं, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से फैमिली में 4 ही मेंबर्स है। के तो बस एक इंट्रोड्यूस कर दिया सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 4 मेंबर्स, 4 फीमेल मेंबर्स, दैट इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इट सेज देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 generations in which 3 are married couples. Q, who is sister-in-law of T, is married to P. S has only one son. R is the father-in-law of V. U is the child of P. V is not a female member. तो एक छोटा सा पजल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए टाइमर लगा के, और उसके बाद जो भी आपका डायग्राम बनता है, जो भी आंसर बनता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। इस पर्टिकुलर वीडियो का और इसके पहले वाले वीडियो का कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस भी होंगे जो कि उस पीडीएफ में इंक्लूडेड होंगे, प्लस इसका सोल्यूशन उस पर इंक्लूडेड होगा, बट वो आंसर आपको तब मिलेगा जब आप पहले कमेंट सेक्शन पे अपना सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और इस पे बेस्ड जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो आपको गौरवजबड्डा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो आई होप कि अब आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। कैसे आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को एग्जाम में अप्रोच करना है वो आपको समझ में आया होगा। सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं तो, ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम बैक विद अ न्यू टॉपिक रीजनिंग सेक्शन से ही, एंड उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक्स समझेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टे ट्यून्ड अंटिल देन, गुड लक।